हेलो, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर बात करेंगे आपसे। अ, दोस्तों, आज जैसा कि आपको मालूम है, एक तो अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, उनकी पार्टी भी चुनाव हार गई है। उस पर कल भी एक वीडियो हमने बनाया था। और आज हम उनकी पार्टी के पर एक और वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाया है, बात करेंगे उसके ऊपर। और एक राजस्थान की सरकार पर, भाजपा की सरकार है और भाजपा के विधायक ही उनकी व्यवस्था पर प्रश्न उठा रहे हैं। बल्कि एक मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मेरे फोन टैप हो रहे हैं और मुझे इनसे खतरा है। तो पहले बात राजस्थान की करते हैं। और राजस्थान की बात शुरू करें उसके पहले ये बात कर लेते हैं कि अपील करते हैं कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और दूसरे सोशल ग्रुप्स में भी डालें। उनसे भी निवेदन करें कि हमारे इस वीडियो को, मतलब इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार के विधानसभा में, मतलब शुक्रवार को भाजपा विधायकों ने ही सरकार पर व्यवस्था के सवाल खड़े कर दिए। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मेरी जासूसी करवा रही है, फोन टैप कर रही है और अब कांग्रेस इसी के मजे ले रही है। भैया, पर्ची वाली सरकार तुमने बनाई तो भुगतो। ये कांग्रेसी। सदन में कांग्रेस विधायक ने हंगामा किया, नारेबाजी हुई। स्थगन प्रस्ताव के समय निरस्त जिलों को लेकर सरकार ने जवाब से असंतुष्ट कांग्रेसियों ने वेल में आकर विरोध प्रकट किया। मतलब जो कांग्रेस के समय में 17 नए जिले बनाए गए थे और 3 संभाग बनाए गए थे, ये जो भाजपा सरकार है उसने एक साल बाद, लगभग पूरे एक साल बाद, वो उसमें से 9 जिले निरस्त कर दिए और संभाग भी निरस्त कर दिए। तो उसके ऊपर कांग्रेस ने सवाल किया, सवाल से नाखुश थे तो वेल में आकर के प्रदर्शन कर रहे थे। अध्यक्ष के पद सीट पर देवनानी जी थे और कुछ देर तो सदन में हंगामा होता रहा। उसके बाद उन्होंने उस सदन को स्थगित कर दिया थोड़ी देर के लिए। और वहीं कालीचरण सराफ ने भी कहा विधायक जी से, मतलब मंत्री जी से, कि मैंने प्रश्न क्या पूछा और आप जवाब क्या दे रहे हो। पूरा मेरा जो है प्रश्न, उसी को आपने उलट दिया। तो इस तरह से, मतलब भाजपा के विधायक और मंत्री ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। अब मैं अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कल हार गई। हर पार्टी ये बात कहती है कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, नीति और सिद्धांत की कर रहे हैं। ये सारी बातें बार बार कही जाती है और हर पार्टी कहती है। मतलब कोई एक पार्टी का ही सवाल नहीं है, बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का ही सवाल नहीं है। हर पार्टी यही कहती है, हम नीति की बात कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी की सवाल है, उनकी कोई नीति था न कोई सिद्धांत। और अगर था तो उन्होंने जनता को कभी बताया नहीं कि हमारे क्या सिद्धांत हैं, क्या नीति है
और ये भी नहीं बताया कि कैसे हम ये गैर बराबरी जो समाज में फैली हुई है उसको ख़त्म कर देंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उन्होंने सिर्फ थोड़ी बहुत सुविधाएं दी कि भाई पानी फ्री कर दिया या बिजली थोड़ी फ्री कर दी, लेकिन उससे जो मूल जो समस्या थी वो बिल्कुल हल नहीं हुई। बस अवसर का उपयोग अच्छे से किया और जो कहा उससे पलटते रहे। पहले केजरीवाल जी पहले एनजीओ चलाते थे और वैसे ही अपनी राजनीतिक पार्टी को चलाने की कोशिश की। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव था, वो तो खैर सभी पार्टियों में है, लेकिन फिर भी सभी पार्टियों में एक अध्यक्ष होता है, महामंत्री होते हैं कुछ, और एक कैबिनेट होती है। लेकिन इस आम आदमी पार्टी में न कोई अध्यक्ष था, न कोई जनरल सेक्रेटरी था, न कोई कैबिनेट थी, सब कुछ संयोजक थे और वो भी केवल अरविंद केजरीवाल। तो एक वन मैन पार्टी एक तरह से कह सकते हैं कि वन मैन पार्टी थी। यहाँ तक कि कोई कार्यकारिणी या वर्किंग ग्रुप जैसा भी कुछ नहीं था। बस कुछ अरविंद केजरीवाल के अंगूठे, सब अंगूठे के नीचे रह रहे थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी में नीति, सिद्धांत और लोकतंत्र की आवाज उठाई, तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और इसमें बाउंसर का भी सहयोग लिया गया। केजरीवाल को इससे भी कोई गुरेज नहीं था। पहले उन्होंने कुर्सी पर खतरा देखा तो योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और आनंद कुमार और प्रोफेसर अजीत झा को पार्टी से निकाल दिए। क्यों निकाला? क्योंकि इन्होंने ये सवाल खड़ा किया था कि मुख्यमंत्री और संयोजक, पार्टी का संयोजक, दोनों अलग अलग होना चाहिए। इस पर अरविंद केजरीवाल ने इस सैद्धांतिक इश्यू को हल करने के बजाय इन चारों को पार्टी से निकाल दिया, तो एक झगड़ा खत्म हो गया। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, लेकिन जब आंदोलन चल रहा था तब राजनीति से दूर रहने का एक सिद्धांत या भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये आंदोलन था। अन्ना हजारे को आगे किया गया क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में कुछ भ्रष्टाचार के मामलों के विरुद्ध आवाज उठाई थी और आंदोलन किया था, और कुछ मंत्रियों के त्यागपत्र भी दिलवाए थे। कुछ भ्रष्टाचार पकड़े, कुछ मंत्रियों के त्यागपत्र हुए। इसकी वजह से अन्ना हजारे को दिल्ली लाया गया। और इन दोनों के पीछे मतलब आरएसएस का हाथ भी इस पूरे आंदोलन में था। और आंदोलन को अराजनीतिक कहा गया, लेकिन पूरी तरह से राजनीतिक था। और इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को जो सरकार, कांग्रेस सरकार के विरुद्ध था, उसको मीडिया ने भी बढ़ा चढ़ा करके उसका प्रचार किया और मीडिया हाइप से ही वो मूवमेंट जो है बड़ा मूवमेंट बन गया। अरविंद ने इस अवसर को भुनाने के लिए राजनीतिक पार्टी बनाने का निर्णय लिया, जबकि अन्ना हजारे, किरण बेदी, कुमार विश्वास जैसे लोग पार्टी के विरुद्ध थे। आम आदमी पार्टी में लेकिन कुमार विश्वास बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और किरण बेदी प्रारंभ से ही भाजपा के साथ थी। यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि अरविंद ने केवल योगेंद्र यादव, आनंद कुमार जैसे सिद्धांत की बात करने वाले कोई नहीं निकाला था। पार्टी के लोकपाल, जिसको अरविंद केजरीवाल ने स्वयं बनाया था,
ने उनकी बात का समर्थन नहीं किया या उनके विरोध में अपना मत दिया तो उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया। एडमिरल रामदास जो है इनके लोकपाल थे, उनको निकाल दिया। निकालने के बाद मतलब उन्होंने कोई नया लोकपाल नहीं बनाया। तो मतलब साफ है कि उनको और किसी का दखल अंदाजी मंजूर नहीं थी। इसी तरह से बाद में पत्रकार आशुतोष भी और पत्रकार खेतान, साहजी इल्मी जैसे लोगों ने भी पार्टी छोड़ दी। इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे आदर्श प्रस्तुत किए थे। कहा था कि मैं मतलब जैसे गाड़ियां नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ियां नहीं लेंगे और बड़े मकान नहीं लेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, उनसे कोई समझौता नहीं करेंगे, एफआईआर लॉन्च कराएंगे सबकी, और इस तरह से मतलब उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। लेकिन बाद में वैसा कुछ भी नहीं कर पाए। न तो उन्होंने कोई एक एफआईआर जरूर अनिल अंबानी के खिलाफ कराई थी, उसके बाद किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई। अच्छा, विद्युत की ऑडिट करवाने का मामला था, वो भी इन्होंने नहीं किया। सब्सिडी जरूर देते रहे, लेकिन विद्युत कंपनियों की जो ऑडिट करवाने की बात इन्होंने कही थी वो नहीं हुई। उसके बाद जब ये इनके डिफरेंसेस होने से पंजाब से जैसे 4 एमपी जीत के आए तो 3 ने इस्तीफा दे दिया। केवल एक ये जो अभी जो मुख्यमंत्री हैं ये सांसद रहे, बाकी 3 ने इस्तीफा दे दिया था। इस तरह से सभी जगह से जो पार्टी आदर्श को देख करके आई थी कि ये आदर्शवादी पार्टी है, नई तरह की राजनीति, ये जो कह के आए थे हम नई तरह की राजनीति करेंगे, कांग्रेस और बीजेपी की तरह की राजनीति हम नहीं करेंगे, उसमें ये पूरी तरह विफल रहे। केवल तो नई तरह की राजनीति के बाद भी 7 पार्टी आए थे, वो सिर्फ ये कह करके जो आई थी कि हम नई तरह की राजनीति करेंगे, वो सिर्फ वोटों की जोड़ तोड़ की पार्टी बनकर अवसरवादी राजनीति को ही हम देखते रहे कि किस तरह उन्होंने शाहीन बाग और दिल्ली दंगों के ऊपर चुप्पी साधी रही, कुछ भी नहीं बोले, और इधर बजरंगबली और हिंदुत्व के नज़दीक जाते रहे, और अंबेडकर की तस्वीर और बजरंगबली की तस्वीर एक साथ, और भगत सिंह की तस्वीर, मतलब अंबेडकर तो हनुमान जी और सारे देवी देवताओं के विरुद्ध थे, तो इन दोनों का रिलेवेंस क्या है? और इधर शहीद भगत सिंह भी नास्तिक थे, उनका हनुमान जी के से क्या रिलेवेंस है? तो ये कुछ भी मतलब जिससे वोट मिले वो तस्वीर लगा लो और अपना वो काम निकालो, कोई सिद्धांत नहीं था, कोई नीति नहीं थी। केजरीवाल जी सिर्फ अपने वो वाक चातुर्य से ही अपने आप को बनाए रखते रहे। हिंदुत्व की राजनीति करने का काम अरविंद ही कर सकते हैं। लीकर पॉलिसी में भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे, अभी तक सिद्ध कुछ नहीं हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन महिलाओं को इस लीकर पॉलिसी के चक्कर में और इन आरोपों के चक्कर में महिलाएं जरूर इनसे विरुद्ध हो गई, और जेल में जब ये थे और लास्ट में जब जमानत हुई उसके पहले कहते हैं कि एक डील हुई, और डील क्या हुई कि हम आपको छोड़ तो रहे हैं, लेकिन आप
कांग्रेस का समर्थन नहीं करोगे या कांग्रेस से गठबंधन नहीं करोगे। और इसीलिए हरियाणा में जो गठबंधन हो रहा था, 5-6 सीट मांग रही थी आप आदमी पार्टी, और कांग्रेस 4 देने को तैयार थी, तो समझौता हो सकता था बहुत आराम से। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो ही जेल से छूटे, उन्होंने घोषणा कर दी कि हम 90 की 90 सीटें लड़ेंगे। तो फिर समझौता नहीं हुआ, और वो समझौता नहीं हुआ इसलिए फिर दिल्ली में भी समझौता नहीं हुआ। उसके पहले पार्लियामेंट में दिल्ली में दोनों का समझौता हुआ था, हालांकि दोनों हारे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये कहते हुए कि वो समझौता सिर्फ इंडिया अलायंस का जो गठबंधन था वो सिर्फ पार्लियामेंट चुनाव के लिए था, इसलिए उसको हम अब स्वीकार नहीं करते और हम सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो इसके साथ ही उन्होंने ये धौंस भी देनी शुरू कर दी कि मैं इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को निकला दूंगा, और कांग्रेस को जो है हम इंडिया गठबंधन से बाहर कर देंगे। ये इस तरह की बातें भी करने लगी। तब कांग्रेस ने दिल्ली में भी अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया, और उसके परिणाम आपके सामने हैं। अगर ये दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ती तो शायद न केवल 48 बल्कि उससे भी ज़्यादा सीटें जीत सकती थी, क्योंकि उसके बाद परसेप्शन बदल जाता। अभी क्या परसेप्शन बना कि दोनों लड़ रहे हैं, फिर वो दोनों साथ होते। लेकिन चूंकि उनकी डील ऐसी थी और वो जो है उसमें फंसे हुए हैं किसी केस में, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर के ये है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपने स्वार्थ और अवसर के तलाश में हैं। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, अब विधायक भी नहीं रहे हैं। आगे इनके सामने बड़ी चुनौती ये है कि एक तो पार्टी को इंटैक्ट रखना है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है या ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसी कल्पना है कि लोग मतलब भाजपा इनके जो 22 विधायक चुन के आए हैं, इनमें से भी काफी लोगों को तोड़ लेगी। और इससे भी ज्यादा इनको खतरा है पंजाब में। पंजाब में वैसे भी सरकार बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है, और अगर वहां पर एमएलए को तोड़ा तो वहां की सरकार को भी खतरा हो सकता है। हालांकि वहां बहुत बड़ी मेजोरिटी है, और वो पंजाब में भाजपा को तो एमएलए तोड़ने का कोई विशेष फायदा भी नहीं है, क्योंकि सरकार तो बना नहीं सकते वहां पे, और उनका कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस है नहीं पंजाब में। लेकिन फिर भी एक ये खतरा तो है ही है कि पंजाब की पार्टी को और दिल्ली की पार्टी को इंटैक्ट रखना, और फिर वापस सत्ता की लड़ाई में बराबरी पे आना, ये दोनों बातें हैं। और इन दोनों के लिए अरविंद केजरीवाल को बहुत साफ गोई से बात करनी पड़ेगी, सफाई से मतलब बहुत मेहनत से और नीति और सिद्धांत की बना करके पार्टी को उसके ऊपर चलाना पड़ेगा। बिना पार्टी के मतलब बिना सिद्धांत और आदर्शों के और सिद्धांत के और नीति के कोई भी पार्टी लंबी नहीं चल सकती है। अगर कांग्रेस जीवित है आज, तो 135 साल से जीवित है, तो उनके सिद्धांत और नीति है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से उसमें भी बहुत क्षरण हो गया है, तो उनको भी अपने पार्टी और अपने विचारधारा को फिर से परिभाषित करना चाहिए और लोगों के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के लिए भी मैं ये बात कह रहा हूँ। तो जब तक ये बातें नहीं होगी, तब तक कोई बहुत लंबी राजनीति चलने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। धन्यवाद। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पे। जय भारत, जय हिंद।